स्वागत है सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे तर्क की परिभाषा और तर्क के प्रकार और आगमन तर्क और निगमन तर्क क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गैरेट के अनुसार तर्क की परिभाषा क्या है। तो गैरेट के अनुसार मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रम अनुसार चिंतन करना ही तर्क है। अर्थात गैरेट ने कहा है कि मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रम अनुसार चिंतन करना ही तर्क है। अब हम देखते हैं तर्क के प्रकार। तर्क दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आगमन तर्क और नंबर 2 निगमन तर्क। ये प्रश्न अति लघुत्तरी में भी आ सकता है कि तर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो तर्क 2 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं आगमन तर्क। इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम का निरूपण करता है। इसमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है: निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण। इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। उदाहरण: जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है, तब वह उसके रोने के कारणों की खोज करके इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि भूख के कारण बच्चा रो रहा है। अर्थात जो आगमन तर्क है, इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों द्वारा, अपने तथ्यों द्वारा इस निष्कर्ष पे पहुँचता है कि क्या हुआ है। अर्थात पहले वह निरीक्षण करता है, देखता है, फिर उस चीज़ का परीक्षण करता है और उसके बाद वो सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचता है। अब हम देखते हैं निगमन तर्क। इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। इस विधि में हम एक सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उसे नई परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। अर्थात निगमन तर्क में क्या होता है, इसका उदाहरण देखते हैं पहले। माँ को इस सिद्धांत पर विश्वास है तो वह बच्चे को रोता हुआ देखकर तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुँच जाती है कि उसे भूख लगी है। अर्थात इस निगमन तर्क में यह होता है कि माँ को पहले से अनुभव है, उसे विश्वास है कि अगर बच्चा रो रहा है तो वह भूख के कारण ही रो रहा होगा। अब हम देखते हैं तर्क विकास की विधियाँ। नंबर 1 दृढ़ निश्चय। शिक्षक को बालकों में आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर सकें। आप सभी भावी शिक्षक हैं, अर्थात आपको भी आगे बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको बालकों में आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी होगी, जिससे वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। नंबर 2 स्वाभाविकता का विकास। परिवार के सदस्यगण जब आपस में विचार विमर्श करते हैं तो बालक भी अपनी राय देते हैं। हमें उनकी राय को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए। अर्थात परिवार के सदस्य जब आपस में विचार विमर्श या बातें कर रहे हों तो बच्चे भी अपनी राय, अपनी सलाह देते हैं, तो हमें उनकी राय को, उनकी सलाह को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। नंबर 3 है क्रमागत ज्ञान। बालकों को क्रमबद्ध तरीके से चरणों में ज्ञान देना चाहिए ताकि वे सभी चरणों को समझ सकें। अर्थात जब बच्चों को क्रम वाइज ज्ञान दिया जाएगा, जैसे गिनती सिखाते हैं तो 1 2 3 करके सिखाते हैं, तो ऐसे ही क्रम के अनुसार अगर ज्ञान दिया जाएगा तो बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन अगर उन्हें सबसे पहले 1 सिखा दिया गया, फिर 5 और फिर 10 सिखाया जाएगा, तो क्या होगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों को क्रमागत ज्ञान देना चाहिए। नंबर 4 है सूझ शक्ति का प्रयोग। हमें सूझ और पूर्व अनुभवों का सही प्रयोग करना बालकों को सिखाना चाहिए, ताकि वे किसी समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान के द्वारा नहीं कर पाएँ तो सूझ शक्ति के द्वारा कर सकें। अर्थात बच्चों में सूझ की शक्ति और पूर्व अनुभवों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए, जिससे अगर बच्चे कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो उस समस्या का वो समाधान अपने आप निकाल सकें, पूर्व ज्ञान के द्वारा नहीं तो किसी सूझबूझ से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको DLED प्रथम सेमेस्टर के सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा।